वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। पार्ट 2 की। ये एंक्लेक्स बेस्ड है और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं विथ रेशनल के साथ। इसमें पार्ट फर्स्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया था, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एन एल्डरली क्लाइंट हैड posterior packing inserted to control a severe nosebleed. After insertion of packing, the client should be closely monitored for which of the following complication? क्वेश्चन में पूछा है कि एक एल्डरली क्लाइंट है जिसको क्या हो रही है, सीवियर नोज ब्लीड हो रही है। नोज ब्लीड को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड, टर्म देखे पूछ लिया जाता है ये एपिस्टैक्सिस किसे बोलते हैं। तो हम जो नोज से ब्लीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है एक एल्डर क्लाइंट है जिसका सीवियर नोज ब्लीड हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, पैकिंग इंसर्ट की गई है। पोस्टीरियर पैकिंग बाय गॉज के थ्रू हो सकता है, वो गॉज के थ्रू जो भी है, हमने उसे क्या किया है, पोस्टीरियर पैकिंग की है। आफ्टर इंसरेशन ऑफ द पैकिंग की इंसर्ट करने के बाद, लगाने के बाद क्लाइंट को क्लोजली किसके लिए मॉनिटर करना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन इसका हो सकता है आफ्टर जो हमने पोस्टीरियर पैकिंग इंसर्ट की है उसकी। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है वर्टिगो, उसे चक्कर आएंगे। 2 बेल्स पैल्सी, जो कि 7th क्रेनियल नर्व की वजह से होती है, बेल्स पैल्सी होगी। 3 हाइपोवेंटिलेशन या लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। सिंपल सी बात है, जो हमारा नोज़ है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कनेक्ट होता है। तो हम अगर इजीली एक अच्छे से अगर रेस्पिरेट नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन वहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा 3। पोस्टीरियर पैकिंग में अल्टर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि क्या करेगी, अगर हमारी ये नोज़ है इसके हम पोस्टीरियर में क्या करेंगे, यहाँ पे गॉज लगा देंगे नोज़ ब्लीड को रोकने के लिए, जो ब्लीडिंग हो रही है नोज़ से उसको रोकने के लिए। ये हमारी नोज़ है और यहाँ पे हमने गॉज इंसर्ट कर दिया, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्टेटस है, वो क्या होगा, अल्टर होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो कॉज क्या करेगा, हाइपोवेंटिलेशन कॉज करेगा। ठीक है, स्पेशली इन एल्डरली क्लाइंट cause hypoventilation, client should be observed carefully for change in level of consciousness। यहाँ पे एक important question और बनता है कि अगर उसे हाइपोवेंटिलेशन, तो उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया जो हमने पैकिंग इंसर्ट की है उसको नोज ब्लीड रोकने के लिए, बट हाउ वी आइडेंटिफाई द हाइपोवेंटिलेशन, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसे हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, जो हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं हाइपोवेंटिलेशन के लिए, वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर पेशेंट क्या है, उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, रिस्पिरेटरी रेट में चेंजेस आ रहे हैं, हार्ट रेट में चेंजेस आ रहे हैं, रिदम में आफ्टर द इंसर्शन ऑफ पैकिंग। ठीक है, जो पैकिंग है वो उसको इंसर्ट करने के बाद उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका कॉन्शियसनेस अल्टर हो रहा है, रिस्पिरेटरी रेट और रिदम में अगर हार्ट रेट की अल्टरनेस आ रहा है या चेंजेस आ रहे हैं, तो हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, इसे हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है पेशेंट को। ओके, राइट आंसर हमारा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, post operative nursing management of the client following a radial neck dissection for laryngeal cancer require। क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है जो क्या है, लेरेंजियल कैंसर है, जैसे उसकी क्या की है, रेडियल नेक डिसेक्शन किया गया है, उसका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है, क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। लेरेंजियल कैंसर के लिए हम क्या करते हैं, रेडियल नेक डिसेक्शन करते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये देख लेते हैं रेडियल नेक डिसेक्शन क्या है। रिमूवल ऑफ ऑल लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है, रेडियल नेक डिसेक्शन में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑल जो लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड है उनको। कैसे करते हैं, जो कहाँ कहाँ से कनेक्ट होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। इन्फीरियर, और जो इन्फीरियर है, सुपीरियर है और लेटरली है, वो किस किस से कनेक्ट होती हैं। इन्फीरियर कनेक्ट होती है वो मैंडिबल से। ठीक है, मैंडिबल से। और सुपीरियर की बात करें, सुपीरियर होती है क्लेविकल से।
ठीक है। और लेटरल होती है स्टेनोहायोइड से, जो हायोइड बोन है स्टेनोहायोइड, ठीक है। ये इन्फीरियर से कनेक्ट होती है मैंडिबल से, और सुपीरियर से, जो इन्फीरियर है वो नीचे, सुपीरियर ऊपर से क्लेविकल से, और लेटरल साइड दोनों साइड वो स्टेनोहायोइड से कनेक्ट होती है। उसको हम जो पूरी ऑल लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है सबको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इसमें, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल नेक डिसेक्शन बोलते हैं, जो लेरेंजियल कैंसर के लिए हमने किया है। तो इसका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है क्या होगा, उसे कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे मिनिमाइज हेड मूवमेंट के लिए, या वाइटल साइन वन से शिफ्ट एक बार वाइटल साइन चेक करेंगे, या क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट करेंगे एट 48 आवर। इसमें टाइम ड्यूरेशन दी हुई है 48 आवर दिया हुआ है, या 4 दिया हुआ है फ्रिक्वेंट सक्शन करेंगे ऑफ द लेरेंजियल ट्यूब। तो राइट आंसर होगा इसमें हमारा 4, फ्रिक्वेंट सक्शनिंग ऑफ द लेरिंजेक्टोमी ट्यूब। जो हमने लेरिंजेक्टोमी की है उसका हम ट्यूब का क्या करेंगे, फ्रिक्वेंट सक्शनिंग करेंगे। क्यों? द नर्स मस्ट मेंटेन पेटेंसी ऑफ द एयरवे विद फ्रिक्वेंट सक्शनिंग ऑफ द लेरिंजेक्टोमी ट्यूब। जो हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होती है, वो होता है एयरवे को मेंटेन करना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, एयरवे को मेंटेन करना। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो उसकी पेटेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो सक्शनिंग कर रहे हैं हम उसको करके, ठीक है, सक्शनिंग करके, क्योंकि उसमें जो सिक्रेशन अकल्ट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसको हम रिमूव करके बाय द सक्शन उसको हम सिक्रेट आउट कर देते हैं, और उसका एयरवे क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और जो दी हुई थी इस सोलो स्टडीज डन अप्रॉक्सीमेट 5 to 7 डे आफ्टर द सर्जरी प्रायर टू द स्टार्टिंग ओरल इनटेक, ठीक है। वो हम कब करेंगे, 5 to 7 डे आफ्टर सर्जरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। क्वेश्चन है, द नर्स इज सक्शनिंग ए क्लाइंट हु हैड ए लेरेंजेक्टोमी, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टाइम द नर्स शुड सक्शन द क्लाइंट। तो अभी जो हमने सक्शनिंग पढ़ी थी, जो हम सक्शन कर रहे हैं, सक्शन ट्यूब होता है, उससे हम जो भी सिक्रेशन होते हैं जो कि उसके एयरवे को अल्टर कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, सक्शन को प्रेशर देते हैं, इसमें प्रेशर देते हैं, और हम उस सिक्रेशन को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बाहर, ताकि जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिक्रेशन क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इसमें, और ये जो हमारा रेस्पिरेटरी है ये क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इसका टाइम ड्यूरेशन पूछिए कि सक्शन का कितना होता है, तो इसमें राइट आंसर होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा हमें क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट है, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। 10 सेकेंड से हमें नहीं करना है। इसमें कभी कभी ऑप्शन में ये सिर्फ डायरेक्ट दिया हुआ है 10 सेकेंड 15 सेकेंड, कभी कभी दिया होता है शुड नॉट मोर देन 10 सेकेंड या मोर देन 10 सेकेंड, ऐसे दिया होता है। लेस देन 10 सेकेंड दे देंगे ऑप्शन में, और एक मोर देन 10 सेकेंड, एक मोर देन 10 सेकेंड दे देंगे। तो जो हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर होगा शुड नॉट मोर देन 10 सेकेंड, मतलब हमें 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। ये कभी कंफ्यूजन करने के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन दिया गया है कि शुड मोर देन 10 सेकेंड या शुड नॉट मोर देन 10 सेकेंड। तो शुड नॉट मोर देन 10 सेकेंड जो है हमारा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे, ओके। A client should be suctioned for no longer than 10 seconds at a time. Suctioning for longer than 10 seconds may reduce the client oxygen level so much that they become hypoxic. जो अगर हम मोर देन 10 सेकेंड करेंगे तो क्या होगा, उसका ऑक्सीजन लेवल अल्टर हो जाएगा और उसे क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ए क्लाइंट हैज हैड ए हॉर्सनेस फॉर मोर देन 2 वीक, द नर्स शुड, क्वेश्चन में पूछा है एक क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, हॉर्सनेस वॉइस निकाल रहा है, तो मोर देन 2 वीक, उसे टाइम कितना हो गया है, 2 वीक से ज़्यादा, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है फर्स्ट, रेफर द क्लाइंट टू ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर के पास उसे रेफर करना चाहिए। 2, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू गार्गल विथ साल्ट वाटर एट होम, जो साल्ट वाटर से है वो गार्गल करनी चाहिए उसे, जो नमक का पानी होता है उससे। 3 है, असेस द क्लाइंट फॉर डिस्फीजिया, डिस्फीजिया के लिए हमें असेस करना चाहिए, मतलब उसे क्या होना है, जो वो स्वॉलो कर रहा है, निकल रहा है कोई चीज़, उसमें उसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए असेस करना है। 4, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक थ्रोट एनाल्जेसिक्स, या उसे हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप थ्रोट एनाल्जेसिक्स ले लें। राइट आंसर क्या होगा इसमें है हमारा
3 असेस द क्लाइंट फॉर डिस्फीजिया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। हॉर्सनेस अक्रिंग लॉन्गर देन 2 वीक इज वार्निंग साइन ऑफ लेरेंजियल कैंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हॉर्सनेस आ रही है मोर देन 2 वीक, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर 2 वीक नहीं हुए, अगर मोर देन 2 वीक हो गए तो क्या इंडिकेट करेगी? लेरेंजियल कैंसर को इंडिकेट करेगी। ये क्या है? वार्निंग साइन। ऐसा भी पूछा जाता है कि लेरेंजियल कैंसर का वार्निंग साइन क्या है, तो वो है हमारा राइट आंसर, हॉर्सनेस मोर देन 2 वीक। द नर्स शुड फर्स्ट असेस द अदर साइंस सच एज, जिसके जो लेरेंजियल कैंसर है उसके अदर साइन क्या होते हैं? लिम्फ इन नेक और थ्रोट, परसिस्टेंट शॉर्ट थ्रोट और कफ, ईयर एक, पेन एंड डिफिकल्टी सॉल्विंग। जो वो ले रहा है अंदर उसमें से डिफिकल्टी होना, डिस्फीजिया, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगर यहाँ पे हो सकता है ईयर एक, जो ईयर में पेन हो रहा है वो दिया होता, या लिम्फ इन नेक नोड दिया होता, या परसिस्टेंट शॉर्ट थ्रोट दिया होता, तो वो भी हमारे क्या होते हैं? राइट आंसर होते हैं। और जो गार्गलिंग दी हुई थी विद साल्ट वाटर में लीड टू इंक्रीज इरिटेशन, अगर वो साल्ट वाटर से गार्गलिंग करेगा ना तो उसे क्या होगा? और ज़्यादा इरिटेशन होगी। ठीक है, उसे नेक में क्या होगी? और ज़्यादा इरिटेशन होगी। इसलिए हमें ये बिल्कुल क्या करना है? अवॉइड करना है। ये भी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि अगर पेशेंट है उसे मोर देन 2 वीक से हॉर्सनेस है, या डायरेक्ट देखिए पूछा जाता है लेरेंजियल कैंसर है, तो उसे क्या अवॉइड करना है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गार्गलिंग विद साल्ट वाटर। मोर, अगर ये क्या करना है? मोर देन 2 वीक है तो हमें उसे क्या करना है? बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ए क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर undergoing a laryngectomy. Which of the following intervention should the nurse include in the plan of care? क्वेश्चन में पूछा है एक पेशेंट है जिसकी क्या हुई है? लैरिंजेक्टोमी हुई है। वहाँ से वो क्या हुआ है? रिटर्न हुआ है आफ्टर फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया। उसे क्या हुआ था? एनेस्थीसिया लगा था, पोस्ट एनेस्थीसिया। अब वो क्या हुआ है? रिटर्न हुआ है लैरिंजेक्टोमी के बाद। तो कौन सा इंटरवेंशन नर्स को इंक्लूड करना चाहिए जब वो केयर प्लान प्रिपेयर कर रही है? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है उसका हेड मेंटेन करेंगे 30-40 डिग्री पे, या टीच द क्लाइंट हाउ टू यूज़ ईजोफेगल स्पीच, उसे हम टीच करेंगे कि आपको कैसे ईजोफेजियल स्पीच बोल रहा है आपको। या थर्ड, इनिशिएट स्मॉल फीडिंग ऑफ सॉफ्ट फूड, या सॉफ्ट फूड की हम उसे स्मॉल फीडिंग स्टार्ट करेंगे। या फोर, इरिगेट ड्रेनेज ट्यूब एज नीडेड, या जो ट्यूब है, ड्रेनेज ट्यूब है, उसको हम इरिगेट करेंगे जब नीड होगी। राइट आंसर होगा इसमें फर्स्ट, मेंटेन द हेड बेड एट 30 to 40 डिग्री। क्यों होगा? इमीडिएट आफ्टर सर्जरी द क्लाइंट शुड बी मेंटेन इन पोजीशन विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेट 30-40 डिग्री, सेमी फाउलर पोजीशन। जो हम 30-40 डिग्री पे एलिवेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेमी फाउलर पोजीशन बोलते हैं। टू डिक्रीज टिश्यू एडिमा, फैसिलिटेट ब्रीथिंग एंड डिक्रीज पेन रिलेटेड टू एडिमा फॉर्मेशन। ओके, जो हमारा उसकी सर्जरी के बाद जो इमीडिएट एक्शन होता है वो क्या होता है? उसे पोजीशन, जो उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है वो उसे प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हम कौन सी कंफर्टेबल पोजीशन देंगे? सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। डायरेक्ट भी इसमें पूछा जाता है कि लैरिंजेक्टोमी हुई है तो उसके लिए हम कौन सी पोजीशन, उसके बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट कंडीशन में हम उसे कौन सी पोजीशन देंगे? तो हम क्या देंगे उसे? सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि कौन सी पोजीशन देंगे? सेमी फाउलर पोजीशन। अगर डिग्री पूछे तो हम 30-40 डिग्री पर सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, ताकि उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो क्या होगा? इससे फैसिलिटेट होगा, सही से वो कर पाएगा, और जो टिश्यू एडमा है वो भी डिक्रीज होगा। ओके, जिसकी वजह से वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम ए टोटल लैरिंजेक्टोमी द क्लाइंट विल। क्वेश्चन में पूछा है एक पेशेंट की टोटल लैरिंजेक्टोमी हुई है तो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम पूछा है। एक क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम ए, वो क्या हो गया? रिकवर हो चुका है टोटल लैरिंजेक्टोमी से, तो उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी? क्लाइंट क्या करेगा? ऑप्शन आपके सामने है। इसमें राइट आंसर होगा कम्युनिकेट फीलिंग अबाउट बॉडी इमेज चेंजेस। इसमें रिकवर का पेशेंट का पूछा है कि पेशेंट क्या हो चुका है? टोटल लैरिंजेक्टोमी के बाद रिकवर हो गया है, तो क्या क्या एक्सपेक्ट करेगा? उसका
जो आउटकम है वो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होगा, तो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा फीलिंग अबाउट बॉडी इमेज चेंजेस के बारे में। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द क्लाइंट बी एबल टू कम्युनिकेट, क्योंकि वो क्लाइंट क्या है, एबल है कम्युनिकेट करने के लिए हिज और हर फीलिंग अबाउट द बॉडी इमेज चेंजेस दैट हैव अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी। उसे रिकवर होने के बाद क्या आएगा कि उसका जो इमेज है वो चेंज तो नहीं हुआ है कहीं से, जो बॉडी इमेज है उसका वो तो चेंज नहीं हुआ है। उसे सबसे फर्स्ट क्या आएगा रिकवर होने के बाद कि उसका बॉडी इमेज चेंज तो नहीं हुआ है, ये क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड आउटकम रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, a client has had surgery for a dilated nasal septum. Which of the following would indicate that bleeding was occurring even if the nasal drip pad remained dry and intact? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है एक क्लाइंट की सर्जरी हुई है किसकी, डेविटेड नेजल सेप्टम की, तो उसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट द ब्लीडिंग वॉज अकरिंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है। अगर जो हमने जो नेजल ड्रिप पैड लगाया था वो क्या है, ड्राई है, उसके बाद भी इनमें से कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है। अब डेविटेड नेजल सेप्टम क्या होता है, जो हमारी नोस्ट्रल्स की वॉल होती है, जो नोस्ट्रल्स हैं हमारी, ये नोज़ है, ये नोज़ है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ये नोज़ है, ये इसके बीच में क्या है, ये जो लाइन होती है नोज़ के बीच में, यू कैन फील बाय टच, ये जो हमारी नोज़ है इसके बीच में जो ये वॉल्व है इसका क्या हो जाना, साइड वे हो जाना, साइड वे हो जाना, ठीक है। इसका ये यहाँ से हट के ये यहाँ से हट के क्या हो गई, यहाँ आ गई, ये जो साइड वे थी हमारी, तो इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, डेविटेड नेजल सेप्टम बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या की है, सर्जरी की है। अब उसका जो हमने पैड लगाया, नेजल ड्रिप पैड लगाया, वो क्या है, ड्राई है, उस पर कोई ब्लड नहीं है, फिर भी क्या इंडिकेट करेगा इसमें से ऑप्शन कि वो ब्लीडिंग हो रही है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा 2। अगर पेशेंट क्या कर रहा है, बार बार रिपीटेड सॉल्विंग कर रहा है, बार बार कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ ले रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उससे कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डेंस नेजल पैकिंग ब्लीडिंग में नॉट बी अपरेंट थ्रू द नेजल ड्रिप पैड। अगर वो ब्लीडिंग उसकी इंटरनल जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो हो सकता है पैड उसका जो हमने लगाया था, जो गॉज वगैरह जो भी लगाया था हमने, वो हो सकता है कि ड्राई रहे, क्योंकि वो जो ब्लीडिंग है वो थ्रोट की तरफ मूव डाउन हो गई हो, इसलिए हो सकता है वो ड्राई रहे। बट अगर वो थ्रोट की तरफ जाएगी तो वो बार बार क्या करेगा, उसे अंदर की तरफ सॉल्विंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है रिपीटेड सॉल्विंग का कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ बैक्टीरियल निमोनिया इज टू बी स्टार्टेड ऑन IV एंटीबायोटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट मस्ट बी कंप्लीट बिफोर एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिन। क्वेश्चन में पूछा है पेशेंट क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया का है, उसे IV एंटीबायोटिक स्टार्ट की जा रही है, तो पूछा है कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें से करना जरूरी है, बिफोर कंप्लीटेड, मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिन। जो एंटीबायोटिक थेरेपी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने से पहले कौन सा टेस्ट करना जरूरी है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से राइट आंसर होगा 2, स्पुटम कल्चर। अगर हम निमोनिया की जो है बैक्टीरियल निमोनिया, उसकी अगर IV एंटीबायोटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे फर्स्ट हमें क्या करना है, मस्ट चेक स्पुटम कल्चर, ठीक है। क्यों, स्पुटम स्पेसिमेन इज ऑब्टेन फॉर कल्चर टू डिटरमाइन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। जो हम स्पुटम कल्चर लेते हैं, स्पुटम का टेस्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है
उसको डिटरमाइन करने के लिए। आफ्टर द ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड एन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक कैन बी प्रिस्क्राइब। अगर हमें जो उसका जो निमोनिया का जो ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो अगर हम डिटरमाइन कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए और ज़्यादा अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हम कौन सा डायग्नोज करेंगे, स्पुटम स्पेसिमेन। बिगिनिंग एंटीबायोटिक थेरेपी बिफोर ऑब्टेनिंग द स्पुटम स्पेसिमेन मे अल्टर द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, अगर हम ऐसे डायरेक्ट हम जो एंटीबायोटिक है वो स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, और हम टेस्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी और ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग एन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक द नर्स शुड मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यूज। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि क्या रिसीव कर रहा है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक रिसीव कर रहा है, नर्स उसकी केयर कर रही है। तो कौन सा नर्स को कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज़ क्या करनी चाहिए, मॉनिटर करनी चाहिए। जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है इसका हम यूज़ किस में करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमेन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एज वेल एज बैक्टीरियल एंड एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इसको देते टाइम कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज़ मॉनिटर करनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, हमारा राइट आंसर होगा 3। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन, it is essential to monitor serum creatinine in the client receiving an aminoglycoside antibiotic because of the potential of this type of drug cause acute tubular necrosis। ये क्या कॉज करती है, acute tubular necrosis कॉज करती है। aminoglycoside antibiotic do not affect serum sodium, potassium और कैल्शियम लेवल। ये किसको करती है, क्रिएटिनिन लेवल जो है उसको अफेक्ट करती है। अब नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल की बात करें तो कितना होता है, 0.6 to 1.2 mg/dl। ठीक है, कभी इसका वैल्यू भी पूछ लेते हैं या हम असेस करेंगे तो हमें नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, वो होती है 0.6 to 1.2 mg/dl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पेनिसिलिन Penicillin has been prescribed for a client admitted to the hospital for treatment of pneumonia. Prior to administering the first dose of penicillin, the nurse should ask the client। क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है, वो क्या है, निमोनिया का है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, क्लाइंट को क्या प्रिस्क्राइब की जा रही है, पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब की जा रही है। तो पेनिसिलिन देने से पहले फर्स्ट डोज हम जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं उससे देने से पहले नर्स को क्या पूछना चाहिए क्लाइंट से, नर्स शुड आस्क द क्लाइंट। ऑप्शन आपके सामने है, डू यू हैव ए हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, उससे पूछना है हमें कि आपको सीजर्स की हिस्ट्री तो नहीं है। 2, डू यू हैव एनी कार्डियक हिस्ट्री, आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम की हिस्ट्री तो नहीं है। 3, हैव यू हैड एनी रिसेंट इन्फेक्शन, आपको कोई रिसेंट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। या 4, हैव यू हैड ए प्रीवियस एलर्जी टू पेनिसिलिन, आपको कोई प्रीवियस एलर्जी तो नहीं है पेनिसिलिन से। तो इसलिए राइट आंसर हमारा इसमें बहुत इजी है क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा 4 ही होगा। हैव यू हैव प्रीवियस एलर्जी टू पेनिसिलिन, अगर उसे पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम ये बिल्कुल भी उसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बेड रेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट विथ निमोनिया ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस। द नर्स शुड डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द बेड रेस्ट बाय असेसिंग द क्लाइंट। एक पेशेंट है निमोनिया का, उसे ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस उसे क्या प्रोवाइड किया गया है, बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है। नर्स को पता होना चाहिए कि जो बेड रेस्ट प्रोवाइड किया गया है उसकी क्या इफेक्टिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कैसे असेस कर सकते हैं। ठीक है, नर्स शुड डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द बेड रेस्ट बाय असेस द क्लाइंट। इसमें से क्या असेस करेगी, जो नर्स आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये इफेक्टिव है जो बेड रेस्ट प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें राइट आंसर होगा A। 1 इसका राइट आंसर होगा, डिक्रीज सेलुलर डिमांड फॉर ऑक्सीजन। अगर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जा रही है, सेलुलर डिमांड जो ऑक्सीजन की है वो कम हो जा रही है, तो इसका मतलब है जो बेड रेस्ट प्रोवाइड किया गया है निमोनिया के पेशेंट को
वो क्या है, इफेक्टिव है। ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ इलनेस इट इज़ एसेंशियल टू रिड्यूस द बॉडी नीड फॉर ऑक्सीजन। जो एक्यूट फेज होती है इसकी, उसमें क्या एसेंशियल होता है, जो नीड है ऑक्सीजन की उसको कम करना। इसलिए हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और अगर जो ऑक्सीजन की नीड है वो कम हो जा रही है तो हम असेस कर लेंगे कि ये इफेक्टिव है। ओके, राइट आंसर क्या होगा हमारा 1। Thanks for watching friends. Subscribe High Target for watch more videos. Press bell icon for notification. Like and share in your friends. Thank you friends.